वेलकम बैक। और जैसा कि आपको पता है, मैं एक और फिर से आ चुका हूं। मैं विजय कुमार। और ट्वेल्थ जितने भी बोर्ड 2023 में देंगे उन सबको बेस्ट ऑफ लक। सबसे पहला नंबर। और ये जो हमारे पास है फिजिक्स का चौथा सेशन से, और आज से आपकी क्लासेस कंटिन्यू डेली रात के 9 बजे तक हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन, ये हमारा फिजिक्स का मॉडल पेपर नंबर 4 है। और इस बिल्कुल टाइम नहीं गवाएंगे और फटाफट आपके साथ आ जाएंगे। तो चलिए हमारे साथ आप प्रैक्टिस कीजिए। आपको पता है कि एग्जाम में 35 क्वेश्चन बनाने आएंगे, पूछे जाएंगे 70 में आपको कितने बनाने होते हैं? 35। ठीक है, आउट ऑफ 35 यानी कि 50% का आपका वेटेज होगा। और ये बात कंफर्म हो चुकी है। ठीक है, चलिए पहला सवाल आपके पास यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। सवाल नंबर फर्स्ट में कहता है निम्नलिखित में से सोडियम का कार्यफलन कौन सा होता है। तो ये याद करना होता है अलग अलग का। और सोडियम का कार्यफलन आपका 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? तो मैं आपको बता देता हूं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक प्रकार का ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है, जो आगे आपको क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई होती है, तो ऊर्जा की इकाई होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। धातु का परावैद्युतांक होता है। क्वेश्चन समझिए, धातु का परावैद्युतांक। तो धातु का जो परावैद्युतांक होता है वो होता है मेरे दोस्त, वो होता है इन्फिनाइट, जिसे हम लोग कहते हैं अनंत। जिसे क्या कहेंगे? अनंत कहेंगे। ठीक है, तो अनंत इसमें तो कोई ऑप्शन है नहीं, कोई है नहीं, तो इसका तो कोई आंसर होगा नहीं। अगर मिस्टेक से देखा जाए तो ये अल्फा को काट करके आप इन्फिनेटिव कर दीजिएगा तो आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगली सवाल। एक फैराडे क्या होगा? तो सबसे पहले आपको पता होगा कि फैराडे क्या होता है मेरे दोस्त। फैराडे जो होता है ना, आवेश का ऐसा ही मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है, आवेश का सबसे बड़ा यूनिट होता है। और 1 फैराडे इक्वल टू होता है 96,500 कूलम्ब। 96,500 कूलम्ब। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे, 96,500 कूलम्ब होता है। चलिए नेक्स्ट में चलेंगे अगले सवाल की तरफ। देखिए क्या लिखा हुआ है, किरचॉफ का नियम यानी किरहॉफ का नियम किसका पालन करता है या किसका परिमाण होता है? तो याद रखिएगा, किरचॉफ का नियम जो होता है एक कंजर्वेशन कानून में कंजर्व संरक्षित चरित्र होता है। किसका? विद्युत क्षेत्र का संरक्षित चरित्र होता है। असंरक्षित कभी नहीं होगा, ये हमेशा जब भी होगा संरक्षित। किरचॉफ किसके लिए होता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए होता है। ठीक है, चुंबकीय के लिए नहीं होता है। नेक्स्ट देखो अगला सवाल क्या दोस्तों, एक बोल्ट। तो थोड़ा सा समझो, बोल्ट को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं? VOLT, बोल्ट लिखते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक बोल्ट बराबर कितना होता है। बस इतना ही से सवाल है। तो सिंपली सी बोल्ट बराबर फॉर्मूला जो होता है हमारे पास, वर्क अपॉन क्यू। वर्क अपॉन क्यू। क्यू कहने का मतलब होता है चार्ज। क्यू कहने का मतलब क्या होता है? चार्ज। तो वर्क का ऐसा यूनिट होता है जूल, और का चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम्ब। तो जे अपॉन सी, अर्थात इसको लिखेंगे जे सी का इनवर्स, यानी आंसर नंबर क्या हो जाएगा? बी, 1J सी इनवर्स। जे का मतलब जूल और सी का मतलब हो गया कूलम्ब। ठीक है, आप टेंशन ना लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ देखिए, 12 ओम प्रतिरोध का एक तार एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है। ठीक है, तो व्यास के दो किनारों के बीच का प्रतिरोध। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात यह है मेरे दोस्त कि जैसे ये एक लंबा प्रतिरोध है, ये एक लंबा है जिसका मान कितना दिया गया? 12 ओम। अब इसे कुछ गोल टाइप से इस तरह से मोड़ दिया जाता है, मोड़ दिया जाए तो पूछ रहा है व्यास के सिरे। तब व्यास के सिरे कैसे होगा? तो एक छोर ये बन गया और एक छोर ये बन गया। तो देखिए 12 का आधा 6 आधा हो गया, 6 इधर हो गया, हो गया नहीं हो गया? अब उस हिसाब से देखिए तो ये दोनों क्या हो गया? पैरेलल। ये दोनों क्या हो गया? पैरेलल। तो पैरेलल का कंडीशन आप जानते हैं कि 6 6 है, तो आपको पता होगा कि 1/6 प्लस 1/6 इक्वल टू 2/6, दो तिया 6, यानी कि 1/3। तो उल्टी के हिसाब से करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा? 3 ओम। ठीक है, चूंकि ये 1/r इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। चलो भाई देखो, चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाने से दोलन करते चुंबक का आवर्तकाल कितना होता है? चुंबक का आवर्तकाल कितना होता है? बस यही चीज है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आवर्तकाल यानी कि क्या होता है। तो ये आवर्तकाल होता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड बराबर फॉर्मूला होता है 2π√I/mh, I/mh। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो जो हमारा t यानी कि टाइम पीरियड हो गया
वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, √1/m के, √1/m के, है ना। जो चुंबकीय आघूर्ण होती है, क्या होती है, चुंबकीय आघूर्ण। तो एक ऊपर है और एक क्या है, नीचे है, जाहिर सी बात है। तो एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा, घटेगा। तो ये बढ़ रहा है तो ये क्या होगा, घटेगा। आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल में आते हैं। देखिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्रों के बीच की कलांतर क्या होती है। तो विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्रों के बीच का कलांतर होता है π/2। मेरे दोस्त याद रखिएगा, π/2। और ये आप कभी मत भूलिएगा, VVI इंपॉर्टेंट मेरे तरफ से मार लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, और ये हमारे पास आ गया 9वां नंबर सवाल। देखिए π/2 आपका आंसर इसमें आ गया, बी नंबर। और 9वां नंबर सवाल आपके पास आ चुका है। देखिए, कहता है यदि प्रतिवर्ती धारा और विद्युत वाहक बल के बीच कितना कोण बना हुआ है, फाई कोण का कलांतर हो तो शक्ति गुणांक। तो मेरे दोस्त शक्ति गुणांक बराबर डायरेक्ट होता है पावर कांस्टेंट इक्वल टू फॉर्मूला कॉस फाई में चलता है, इसको रट जाइएगा। पावर कांस्टेंट जिसको कहते हैं शक्ति गुणांक कॉस फाई होता है। ठीक है, नेक्स्ट कुछ कुछ चीजें हैं जो डायरेक्ट कौन से डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है, तो उसमें समझाने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुनाद की अवस्था की धारा और विद्युत वाहक बल के बीच कलांतर पूछ रहा है। तो इसका कलांतर होता है मेरे दोस्त शून्य। ठीक है, इसका कलांतर क्या हुआ, शून्य हो गया। ठीक है ना। अगर विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र के लिए पूछा था तो π/2 था। नेक्स्ट आगे आइए, अगला सवाल है प्रतिघात का मात्रक क्या होता है। तो भैया प्रतिघात का भी मात्रक वही होता है जो प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो इन शॉर्ट प्रतिरोध और प्रतिघात एक ही है, तो आपका आंसर क्या चल जाएगा, ओम। क्या चल जाएगा, ओम। अगले सवाल में आएंगे, तप्त तार पर एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का क्या मापता है तप्त तार पर। तो तप्त तार पर प्रत्यावर्ती धारा मापता है मूल औसत वर्गमान। मूल औसत वर्गमान किसका, तो प्रत्यावर्ती धारा का। तो प्रत्यावर्ती धारा का क्या मानेगा, मूल औसत वर्गमान। इसको कहते हैं हम लोग मीन एवरेज स्क्वायर वैल्यू, मीन एवरेज स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल, आभासी धारा किसे कहते हैं। तो जो लोग लगातार कंटिन्यू सेशन में बने हुए हैं उनको याद हो चुका होगा कि आभासी धारा का फॉर्मूला ही होता है शिखर धारा बटा √2। ठीक है, तो आपका आंसर क्या चल जाएगा, ये वाला चल जाएगा, सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। देखिए, प्रत्यावर्ती धारा के मूल मध्य वर्गमान और इसके शिखर मान का अनुपात क्या होगा। तो इसका टेंशन मत लीजिए, इसका टेंशन होता है 1/√2। 1/√2। अब ऑप्शन में देख लीजिए एक ही को दिया गया है 1/√2, वही आपका आंसर होगा। इसका वैल्यू कितना होता है, आभासी धारा बटा रूट, अभी ऊपर से पढ़े हैं, आभासी धारा बटा √2 और शिखर धारा। तो यहाँ बटा में लेंगे शिखर धारा, तो शिखर से शिखर रूट धारा कटेगा तो बचेगा 1/√2। आंसर हो गया बी नंबर। ठीक है, अगला सवाल, गामा किरणें किसकी तरह होती है। तो भैया गामा किरण किसके सदृश होती है, तो एक्स किरणों के सदृश होती है या समान होती है, लगभग यही होता है। ठीक है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है और कुछ नहीं क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट में आते हैं, अगला सवाल, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण का अधिकतम मान कितना होना चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा पर पूर्ण परावर्तन क्या लिखा है, पूर्ण परावर्तन। तो पूर्ण परावर्तन के लिए आर का वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। अब आर क्या होता है, तो आर आपका होता है परावर्तन अपवर्तन का कोण। किसका कोण, अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण का वैल्यू जो होता है 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। तो ऐसा केवल होना चाहिए कांच से पानी में जाने के वक्त होता है। ठीक है, क्रांतिक कोण सबसे अधिकतम होगा जबकि किरण जाती है, तो कांच से वायु में जाएगी तो सबसे अधिक खत्म होगी। ठीक है, नेक्स्ट 17 नंबर सवाल। अब जरा सा थोड़ा सा समझिए क्वेश्चंस क्या कहता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर, आप इसको हल्के में मत लीजिएगा, थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा। प्रकाश की किरण
मुड़ जाती है। तो किरण को मुड़ने को क्या कहते हैं? ठीक है, तो देखिए जब मुड़ने की बात आएगी तो अपवर्तन, याद ऐसे रखेंगे, जब मुड़ने की बात आएगी तो अपवर्तन, ठीक है, और जब लौटने की बात आती है तो होगा परावर्तन। लौटने की बात आएगी तो परावर्तन, और जब छितराने की बात आएगी तो वर्ण विक्षेपण, छितराना, ठीक है, जिसको कहता है फैलना, अपने अवयवी रंगों में टूटना, रंगों में टूटना, तो वर्ण विक्षेपण हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, इसकी क्षमता, तो भैया क्षमता बराबर तो 1 बाई फोकस दूरी, फोकस दूरी को मीटर में चेंज कर दीजिए, 2500 5 डायोप्टर, आपका आंसर हो गया डी नंबर। इसमें तो कोई दिमाग ही नहीं लगाना था, इसलिए नेक्स्ट में हम आ जाते हैं। और ये रहा आपका सवाल, F1 और F2 फोकस दूरी के दो पतले लेंस एक दूसरे के संपर्क में स्थित है तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी होगी, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी होगी, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक है, ये होती है। अब इसी को फॉर्मूला लगा के जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, F1 प्लस F2 अपॉन F1 इंटू F2, ठीक है, 1/f, नीचे सुपर, ये भी नीचे सुपर, तो F इक्वल टू क्या बन जाएगा, F1 F2 बटा F1 प्लस F2, मैच करवा दीजिए तो पता चल गया हमारे पास डी नंबर, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध, क्वेश्चन को जरा सा समझिए आप लोग तो ज्यादा बेहतर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आई और प्रकाश की तरंग दैर्घ्य आई, तो ये एक वैज्ञानिक है रेले, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में REILEY लिखते हैं, रेले के वैज्ञानिक है, जिसमें इंटरफेरेंस प्रोपोर्शनल टू 1/λ4 होता है, और ये मैं VBI स्टार्टिंग में ही पढ़ा चुका हूं आपको। नेक्स्ट में आते हैं, दीर्घ दृष्टि, जैसे देखिए दूर, दूर है तो उत्तल लेंस हो गया, और अवतल लेंस किस में चलेगा, निकट, किस में चलेगा, निकट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा ऊंचाई, ऊंचाई कहने का मतलब होता है स्टेप अप, स्टेप अप, तो स्टेप अप कहने का मतलब यानी कि सेकेंडरी वाला ज्यादा होना चाहिए, VS इज ग्रेटर देन VP, वोल्टेज क्या होना चाहिए, VS इज ग्रेटर देन VP, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट में बात कर लेते हैं हम लोग भाई, अगला सवाल 23 नंबर, इलेक्ट्रॉन का क्वेश्चंस क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, तो इसको याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है, 1.76 गुना 10 के पावर 11 कूलम पर किलोग्राम होता है, ये होता है इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट, वैसा कोई ऑप्शन में है नहीं, तो 1.76 गुना 10 पर अप्रोक्स ये चलेगा, अप्रोक्स में चलेंगे तो ये चलेगा, ठीक है। चलिए, और ये आ गया 24 नंबर सवाल, जो कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि आगे पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके द्वारा मापा जाता है, तो भैया ऊर्जा का मात्रक है, ऊर्जा का क्या है, एक प्रकार का यूनिट है, कुछ देर पहले ही नंबर क्वेश्चन नंबर 2-3 में शायद मैंने बताया है, ठीक है। नेक्स्ट, अल्फा कण किसके सदृश होता है, तो भैया अल्फा में होता है हीलियम कण के सदृश, क्योंकि 2-4 होता है इसमें भी, और इसमें भी 2-4 की कमी, यानी कि 2 वेट में लॉस, 2 आपका होता है एटॉमिक में लॉस, और 4 होता है वेट में लॉस, तो हीलियम नाभिक के कण के समानुपाती होता है, आंसर हो गया सी नंबर। चलिए 26 नंबर के लिए देखिए, निम्नलिखित में से, क्वेश्चन को जरा सा समझेंगे, निम्नलिखित में से कौन गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए सही होता है, गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए सही होता है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद रख लीजिएगा, C/NAB, NAB, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसके लिए भेदन क्षमता सबसे अधिकतम होती है, भेदन क्षमता सबसे ज्यादा, तो भेदन कहने का मतलब होता है भेदने वाला, ठीक है, पेनिट्रेटिंग जिसको बोलते हैं, पेनिट्रेटिंग पावर, तो सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होती है गामा किरणों की, ठीक है। यो अनावेशित कण भी होता है, यानी अनचार्ज जिसको कह सकते हैं, क्या कहते हैं, अनचार्ज, ठीक है। नेक्स्ट, अगले सवाल, निम्नलिखित में से मूल कण नहीं है, तो मूल कण आपका अल्फा कण नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये तीनों के तीनों फंडामेंटल एटम्स होते हैं, फंडामेंटल एटम्स होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ जिसको कहते हैं कंट्रोलर रॉड किसकी बनी होती है, तो भाई ये बनी होती है कैडमियम की, किसकी बनी होती है, कैडमियम की, CD इसकी संकेत होती है, और ये बनती है कैडमियम की,
कंफ्यूज मत करिएगा, ये कंट्रोल करता है यूरेनियम विखंडन को। नेक्स्ट क्वेश्चंस में है कि जब पीएन संधि डायोड अग्र अभिनति, अग्र अभिनति का मतलब क्या होता है? फॉरवर्ड वाइसिंग। इसको आप समझिए, कहीं कहीं पर आप नहीं समझ पाइएगा तो इसको लिए हम समझा रहे हैं। अग्र अभिनति का मतलब होता है फॉरवर्ड वाइसिंग, ठीक है। तो होता है तब विभव प्राचीर की ऊंचाई घटती है। अब विभव किसको कहते हैं? तो विभव प्राचीर यानी कि कहने का मतलब हो गया पोटेंशियल। क्या होता है? पोटेंशियल। प्राचीर की ऊंचाई घटती है। आपका आंसर यही वाला लग जाएगा, आगे जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये तो था 30 नंबर सवाल। चलिए 31 नंबर सवाल पर आते हैं हम लोग। चलिए क्या लिखता है 31 नंबर? लिखता है कि नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या कितना से घटता है? तो अल्फा कण, थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया, हीलियम 2 4 होता है, और इसमें लिखा हुआ परमाणु संख्या, तो परमाणु संख्या तो नीचे वाला होता है 2। अगर परमाणु भार होता तो भार तो 4 होता है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी। अगर 4 किस में होता है? परमाणु भार में। अगर आपसे पूछ देता कि परमाणु भार तो 4 मारते हैं, लेकिन संख्या पूछा है तो आंसर कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, चलिए अगले सवाल। पृथ्वी के पृष्ठ पर बी का मान कितना होगा? तो पृथ्वी के पृष्ठ पर बी का मान 10 के पावर -4 टेस्ला होता है, जो कोई ऑप्शन में है ही नहीं। लेकिन कभी कभी ऐसा आ जाए तो आप हमेशा ये मार के चलाइएगा, लेकिन एक्यूरेट ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट। पी प्रकार के अर्धचालक में आवेश वाहक होता है। पी प्रकार के अर्धचालक में आवेश होता है। पी प्रकार के अर्धचालक में आवेश वाहक होते हैं। तो देखिए पहले नंबर पी, तो पी में होता है बीबर, जिसको हम लोग कहते हैं होल्स। अगर पूछता है एन प्रकार के, तो एन प्रकार में होते हैं इलेक्ट्रॉन। ये किस में होते हैं? एन प्रकार में। अगर पूछता है कि एन प्रकार के सेमीकंडक्टर, तो इलेक्ट्रॉन पूछा है पी प्रकार के, तो पी प्रकार में होता है आपका होल्स। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल है, माइक्रोफोन द्वारा होता है। तो भैया माइक्रोफोन में क्या होता है? तो माइक्रोफोन में ध्वनि को विद्युत वोल्टता या धारा में परिवर्तन किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। मॉडुलन वह युक्ति होता है जिससे, तो मॉडुलन एक ऐसा युक्ति होता है जिससे रेडियो वाहक आवृत्ति पर जानकारी अंकित होती है। ठीक है, जिसको कहते हैं संप्रेषण विधि से। ठीक है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर। नेक्स्ट नंबर में आइए, सवाल है, एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है। कौन सा एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है? तो स्थिर आवेश उत्पन्न करता है केवल विद्युत क्षेत्र। याद रखिएगा, केवल और केवल विद्युत क्षेत्र। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र है, तो ये रहेगा गतिशील आवेश। ये क्या होता है? गतिशील आवेश। अगर आपसे पूछ देता है कि गतिशील आवेश कौन, तो ये वाला चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट। यदि शीशे की एक पट्टी को वायु संधारित के प्लेटों के बीच खिसकाया जाए तो इसकी धारिता क्या होती है? तो भैया इसकी धारिता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बीच में अगर कुछ भी डाल देंगे तो धारिता क्या होगा? बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल, किरचॉफ का पास नियम, पास यानी कि सेकेंड लॉ। ठीक है, सेकेंड लॉ किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये करता है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। इसको याद रखेंगे। और अगर गलती से पूछ दिया जाए कि फर्स्ट लॉ, तो फर्स्ट लॉ वाला करता है आपका आवेश संरक्षण पर। ठीक है, फर्स्ट लॉ है जो आवेश, और सेकेंड लॉ है जो आपका ऊर्जा। ये चीज जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन में हमेशा लोगों को फंसा फंसा कर रखता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, आदर्श एम मीटर का प्रतिरोध होता है। तो आदर्श एम मीटर का प्रतिरोध होता है मेरे दोस्त 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण का मान कितना होता है? तो ध्रुवों पर नति कोण का मान 90 डिग्री। ध्रुवों पर नति कोण का मान क्या होता है? 90 डिग्री। अच्छा, क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि ध्रुव से विषुवत रेखा पर, अगर क्वेश्चन ये पूछ जाता है कि ध्रुव से इक्वेटर पर आने पर मान क्या होता है? तो भैया मान घटता है। मान क्या होता है? घटता है, यानी कि 90 से कमता है। 90 से कमता है। ठीक है, नेक्स्ट। जल को कीटाणु रहित करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो पराबैंगनी किरण, इसको कहते हैं हम लोग यूवी अल्ट्रा वायलेट रेज। जो आप लोग घर में प्योरिट हो, अल्ट्रा वायलेट हो, इस सब में यूवी लाइट लगा रहता है। क्या लगा हुआ था? यूवी लाइट। और यूवी लाइट के जरिए पानी को फ्रेश किया जाता है। चलिए नेक्स्ट में आइए, बेलनाकार लेंस का व्यवहार किस दृष्टि दोष के लिए किया जाता है? तो बेलनाकार के लिए किया जाता है एस्टिग्मेटिज्म के लिए। एस्टिमेटिज्म
निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा होता है, तो ये अवतल लेंस। कौन सा लेंस, अवतल लेंस। दूर के लिए क्या होता है, तो उत्तल लेंस, इसको याद रखेंगे हम लोग, उत्तल लेंस, ठीक है। और जरा दृष्टि के लिए क्या होता है, तो बाईफोकल लेंस होता है, बाईफोकल लेंस होता है। ये चारों का हमने आपको बता दिया। और एस्टिग्मेटिज्म के लिए क्या होता है, तो सिलेंड्रिकल लेंस होता है, सिलेंड्रिकल लेंस होता है, ठीक है। चलिए, तो ये तो था आज हमारा आज का सेशन। अगर ये वीडियोस आपको अच्छी लगती है, सॉरी, तो ये तो था आज हमारा सेशन समाप्त हो चुका है। फिजिक्स का 5वां मॉडल पेपर आपको क्लियर हो चुके हैं इस टारगेट नंबर बुक का। अब नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारे पास इंग्लिश और हिंदी, हिंदी, इंग्लिश और हिंदी, और साथ साथ मैथ का भी सॉल्यूशंस होगा। उससे पहले मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूं कि टेलीग्राम में मैंने आपके साथ, टेलीग्राम हमारा है विजय सर बिहार शरीफ, जिसमें मैंने आपको क्या किया है, सारे के सारे ऑफिशियल मॉडल पेपर का पीडीएफ डाल दिया है। ऑफिशियल मॉडल पेपर का पीडीएफ मैंने डाल दिया है, ठीक है। तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारी मुलाकात अगली